अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। एडहॉक जजेस के इशू के ऊपर भी बात करेंगे। वो कहते हैं कि सयाद खुद जाल में आ गया, उस हवाले से भी बात करेंगे। फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं वही मरीम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने क्या बात की है उस पर भी बात करेंगे और कितनी उसूली है इस पर बात करेंगे। मखसूस नशस्तों के केस के हवाले से भी बात करेंगे और अक्टूबर में जो होने जा रहा है या अक्टूबर में जो होने की हुकूमत दावा कर रही है उसकी हकीकत असल में है क्या, उसके ऊपर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं हम एडहॉक जजेस से। एडहॉक जजेस के हवाले से काजी साहब ने 4 नाम दिए थे। पहले 2 ने माजरत कर ली, फिर तीसरे ने माजरत कर ली। अगरचे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने 2 नामों की मंजूरी दे दी थी, एक की 8 एक से और एक की जो है या अफरीदी, और वो 3 6 उसके हिसाब से 3 ने इख्तलाफ किया था। वो मंजूरी दे दी थी, लेकिन वहाँ पे भी काजी साहब को, चीफ जस्टिस साहब को एक किस्म का जहाँ से वो शुरू हुए थे वहीं पे वापस पहुँच गए हैं। यानी कि मंजूरी दे दी गई है लेकिन 3 जज चले गए हैं। एक तारिक मसूद साहब पीछे बचे हैं। अब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। एक काजी साहब को पहली शिकस्त ये हुई कि 4 नाम उन्होंने तजवीज़ किए थे, 3 तो खुद चले गए। पहली शिकस्त ये है। दूसरी शिकस्त ये हुई, उन्होंने 3 साल के लिए जो है वो अप्रूवल दी थी या एक तजवीज़ दी थी, जो भी कहना चाहिए, और जबकि उसका सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने सिर्फ 1 साल का फैसला किया। और वहाँ पे मंसूर अली शाह अब वाज़ह पोजीशन लेते हुए बिल्कुल हर मामले में नज़र आ रहे हैं और काजी साहब जो है वो बिल्कुल जो है इस टाइम पीछे हो चुके हैं। तो जिस जगह पे भी हाथ डालने की कोशिश की गई थी या जो भी करने की कोशिश की गई थी, वो बिल्कुल पीछे है। अक्टूबर वाला मामला जो बाद में मैंने करना है वो अभी कर लेते हैं, वो क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। अक्टूबर में कहा जा रहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अपने इंटरव्यू में कहा कि अक्टूबर में ये होने जा रहा है कि सारी सीटें जो है वो खुल जाएंगी, सारा इलेक्शन खुल जाएगा और सारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये है असल में दिल में चोर। अब ये है अंदर से जो एक फील वो आती है इंसान को, वो है असल में मसला। ये है कि आजम वजीर तारिक साहब ने बड़े तरीके से और बड़े ज़बरदस्त प्लान करके अपनी तरफ से एक सजेशन दी थी कि जजेस की मुद्दत बढ़ा दी जाए। उसमें सबसे प्राइम जो टारगेट थे या प्राइम जो ऑब्जेक्टिव था हासिल करना, वो था कि चीफ जस्टिस साहब को मुद्दत मुलाजमत मिल जाए, बस ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। पहला जो एक प्लानिंग थी वो ये हुई। अब मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आने के बाद वो वाली प्लानिंग तो बिल्कुल धड़न तख्ता हो गई, उसका तो बिल्कुल सारा कुछ उड़ गया, वो तो सामने बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब जो अपनी मर्जी का जज लेके आ रहे थे, अपनी पसंद के जज के साथ वो जो आगे चलना चाह रहे थे या आगे की जो मनसूबाबंदी थी, वो अब होती हुई नजर आ रही है फारिग। क्योंकि मखसूस नशस्तों के केस में 8 जजों ने अपना वो दे दिया, बल्कि उसमें 11 जजेस, मैं तो कहूँगा 13 की बजाय सारे वो कह रहे हैं, तो 11 जजेस ने जब अपना वो दे दिया तो हुकूमत को नजर आ गया कि ये तो मामला अब आने वाले दिनों में खुल सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिब्यूनल वाले केस अभी लगे हुए हैं, फॉर्म 45 की जो तलवार है वो अभी तक लटक रही है, वो किसी भी टाइम दोबारा खुल सकता है। ये है वो अंदर से दिल का चोर कि जिसके मुताबिक उन्होंने आके कह दिया कि अक्टूबर का वेट कर रहे हैं। वो कर रहे हैं अक्टूबर का वेट या नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत को ज़रूर नज़र आ गया कि हमने जो जो प्लानिंग की थी काजी साहब को दोबारा से एक्सटेंशन देने के लिए, वो तो हुई नहीं। और जो जजेस हैं वो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि वो किसी भी किस्म का दबाव लेने के लिए तैयार नहीं है। तो काजी साहब का एडहॉक जजेस के हवाले से एक दो मैंने आपको बता दिए, तीसरा फिर ये अक्टूबर वाला जो था वो हुकूमत भी इसमें शामिल है, तो वो भी मैंने आपको बता दी। अब आज मरीम नवाज शरीफ साहबा बड़े जनाब धड़ल्ले के साथ लगी हुई थी कि ये आइन रीराइट कर रहे हैं जिस तरह वो बोलती हैं। तो जनाब, जब कुछ मांगा ना जाए ना, जो फैसले दिए जाते हैं वो माजी में आप उठा के देखें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत टूटी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 88 वाली हुकूमत टूटने के बाद उन्होंने अदालत से रब्ता कायम किया, उन्हें किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। और जबकि नवाज शरीफ साहब जो थे वो उनकी हुकूमत 93 में टूटी, तो जनाब नसीम हसन शाह साहब ने उनकी असम्बली बहाल कर दी और वो दोबारा से हुकूमत में वापस आ गए। इस तरह की मिसालें बेतहाशा हैं, जो कि कुछ जजों को किस किस तरीके से राम किया गया है वो अक्सर बताते रहते हैं। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा कम अज़ कम ये बात ना करें। सजाद अली शाह की किसी दिन मैं आपको पूरी किस्त पूरा खबरों के साथ सामने रखूंगा, आपके सामने ला के कि किस किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई थी। आज जो जनाब आप कह रहे हैं कि जजों को वो करने की, और बातें कौन कर रहा है, फ्लोर क्रॉसिंग की बातें कौन कर रहा है, अंदाज़ा करें। जिन्होंने जिनके वालिद साहब ने उन बेनज़ीर के खिलाफ छांगा मांगा में जाके एक नई बुनियाद डाली थी, वो फ्लोर क्रॉसिंग की आज मरीम नवाज शरीफ साहबा बात कर रही है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने की इजाज़त दे दी है उनको, कि अब पार्टी चेंज कर लें। जनाब,
पहली बात तो यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आप लोग सख्त खिलाफ थे, उसको किसी भी तरीके से पार्लिमानी पार्टी नहीं मान रहे थे। वो इस वजह से कि पीटीआई के दूसरे नाम की सूरत में भी उनके उम्मीदवारों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं ना, मौत दिखा के बुखार पे राजी करना। जिस टाइम पीटीआई की अब मौत नजर आई पीटीआई की सूरत में कि ये तो पीटीआई दोबारा पार्लियामेंट में आ गई अपने नाम के साथ, अब वो कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी थी सीटें। और मोहतरमा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के वो एफिडेविट दे चुके हैं कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हैं। बीबी साहिबा, आपको मैं कहता हूँ, आप अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के कहें कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पार्टी है वो एक सीट भी जीत सकती है? मोहतरमा, आप अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के बताएं कि या 39 या 41 बंदे जो थे क्या वाकई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में थे? और आप अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान रख के सामने रख के बताएं कि क्या वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम के ऊपर वोट लेके आए हैं? आप अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के बताएं कि जो रनर अप हर इलेक्शन हर हलके में है, इवन फॉर्म 47 और 45 के बाद, वो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट के ऊपर ही रह के रनर अप बने हैं? उन्होंने लाख लाख से भी ज़्यादा अगर वोट लिए, तो आप अल्लाह ताला को हाज़िर और आप अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के बताएं कि क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग है जो यहाँ पे हुई है, कि जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मजबूरी के तहत आई सामने, और असल में वो पीटीआई के नाम पे वोट मिले थे, पीटीआई के नाम के उन्होंने वोट लिए, पीटीआई के वो कैंडिडेट थे। क्या ये फ्लोर क्रॉसिंग है? आप अल्लाह ताला को हाज़िर और नाज़िर जान के बताएं कि वो फ्लोर क्रॉसिंग थी जो छांगा मांगे में हुई थी, वो फ्लोर क्रॉसिंग थी जो अप्रैल 2022 में सिंध हाउस में हुई थी, जहां पे अता तारड़ साहब और मरियम औरंगजेब साहबा बैठी हुई थी, जो सिंध हाउस में जो कुछ हुआ था, जो मंडी लगी थी, वो फ्लोर क्रॉसिंग थी या ये फ्लोर क्रॉसिंग है? जब नाम सिर्फ चेंज हुआ, उनका सिंबल ले लिया गया, उनसे पार्टी ले ली गई, और अब हर लॉ एक्सपर्ट, हर दूसरी पार्टी के हरीफ हरीफ सब मानते हैं कि किस तरीके, इवन आपकी अपनी जमात के अंदर लोग पाए जाते हैं। खुरम दस्तगीर साहब कहते हैं कि हमने गंद में गुस्ल कर लिया है, जिनके जो बनते थे। आप साद रफीक से पूछें कि उन्होंने क्यों शिकस्त कबूल की थी, क्यों उन्होंने कहा था कि जनाब साहब मैं हारा हूँ बिल्कुल, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे आए थे लतीफ़ खोसा साहब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उनको टिकट दिया हुआ था, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के किसी बंदे का मुकदमा लड़ रहे थे, वो जेल में जाके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बंदों से मिलते थे जाके। क्या बात हो रही है जनाब? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये मेरे पास पीछे एक किताब पड़ी हुई है, गद्दार कौन, आपके वालिद साहब ने माना हुआ है कि इसमें सिर्फ रहमत जाफरी साहब जो सिंध के जज है वो किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेते थे। उसकी वजह यह है कि पंजाब के जजेस को आपके वालिद साहब ने खराब करने की तरह डाली, बुनियाद डाली। उससे पहले इस तरह का कई रिकॉर्ड नहीं मिलता था। कहीं पर टेपें आ रही हैं, कहीं पर क्यूम मलिक के वो आ रही हैं टेपें, कहीं पर जनाब ख्वाजा शरीफ के आ रहे हैं, वो हमें बड़े गिफ्ट दिए गए, कहीं पर जनाब ये अरशद मलिक साहब आ रहे हैं जनाब आके। यही जुलाई का महीना था 2000 क्या था वो, 19 था, 20-21 था, जब मरियम नवाज साहबा ने अरशद मलिक की टेप चलाई थी उनके घर में जाकर रिकॉर्डिंग करके, जरा जिस तरीके से जो कुछ हुआ था। तो जिस तरीके से जजेस को आप लोगों ने राम किया, धमकियां दी, सजाद अली शाह को उतारा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर, आज वो कह रही है फ्लोर क्रॉस, वो बता रही है फ्लोर क्रॉसिंग होती क्या है। यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग की तरह डालने वाले जो बाप हैं, उनकी बेटी बता रही है कि फ्लोर क्रॉसिंग इसको कहते हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले को, उसको नहीं कहते। तो ये और फैसल वाडा साहब ने ये फ्लोर क्रॉसिंग की बातें की है। फैसल वाडा साहब जजेस के हवाले से सामने लेके आ रहे हैं। आज फैसल वाडा साहब और मरियम नवाज साहबा सेम पेज पे नजर आए हैं। फैसल वाडा साहब कहाँ से बोलते हैं सबको पता है, वो कहाँ से डायरेक्शन लेके आते हैं सबको पता है। फैसल वाडा साहब के ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। मरियम नवाज साहबा भी इस वक्त आज बड़े उससे आई हैं। इवन सोहेल वराइच, उमर चीमा ने आज कह दिया कि इनको अपनी मौत नजर आ गई। उमर चीमा ने कह दिया कि ये मजामत करके अपनी जिंदगी हासिल करना चाह रहे हैं, इस हुकूमत को अपनी मौत नजर आ रही है। ये उमर चीमा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये सोहेल वराइच साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो उनको भी यानी कि आज वो लगे हुए थे। तो ये वो एक मरियम नवाज साहबा ने कहा था। इस वक्त सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरफ खड़ी हुई है। एस्टैब्लिशमेंट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अमल दरामद नहीं होने दिया जाएगा, हुकूमत इनके साथ है, हुकूमत फ्रंट मैन के तौर पे है। यानी कि हुकूमत सारा कुछ वही वाला बयानिया, अब नैरेटिव जो है फैसल वाडा साहब जो बताते थे वो मरियम नवाज साहब बता रहे हैं, अल्लाह अकबर बता रही है। और उससे बड़ी बात क्या है कि वो कहती थी ना कि मुझे पता है कि बूट साफ करने का वो रास्ता लेना आता है, बस बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। तो मेरे हाल में डिसाइड कर लिया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डिसाइड कर लिया गया है कि किस तरीके से बूट पॉलिश करने हैं और क्या क्या करना है। तो जनाब फैसल वाडा साहब की तरफ आते हैं। उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, जजों कह रहे हैं एग्जेक्टिव को अपना काम करने देना चाहिए, एग्जेक्टिव को ये करने देना चाहिए। जनाब ये फिर उन लोगों को भी समझाएं जो हर मामले में टांग अड़ाते हैं।
वो उनका काम नहीं है। जो सियासतदानों का काम है, सियासतदानों को करने देना चाहिए। आप जजों के ऊपर तो चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप सिलेक्टेड नहीं हो सकते। जो कहते हैं कि ट्वीट इज रिजेक्टेड, याद है ना, तो उनको भी इस मामले में का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने जो काम है उनको वो करने दे। जुडिशल मार्शल की भी बात की फैसल भड्डा साहब कि जुडिशल मार्शल है, तो शुक्र है जुडिशल मार्शल का तासुर कहते हैं खत्म होना चाहिए। तो खाली जुडिशल मार्शल का तासुर नहीं खत्म होना चाहिए, हर किस्म के मार्शल का तासुर खत्म होना चाहिए भड्डा साहब। और दूसरा, अच्छा, ये अमूमी तौर पे कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो आर्मी चीफ के अलावा किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं ये मामला क्योंकि भी चल रहा है, मरीन नवाज वाला जो इशू था, तो ये कहा जाता है कि देखें जी वो इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो बात भी सिर्फ आर्मी चीफ से करना चाह रहे हैं। तो जनाब मसला ये है कि जब आर्मी चीफ पिछले वाले हुकूमत में साथ थे अगर इमरान खान के, आप कहते थे स्टे अवे, बिलावल भुट्टो ने कहा था, और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा था कि आप पीछे से बीच में से आप हट जाएं, हम देखेंगे इमरान खान को, आप हट जाएं। उस वक्त ये नहीं था कि जो आर्मी चीफ होता है वो हुकूमत का साथ देता है, वो बिल्कुल बयानिया उस टाइम नहीं था। अब ये बयानिया कि हुकूमत का साथ देना चाहिए, कल तारिक फजल चौधरी सब लगे हुए थे, हुकूमत का साथ देना चाहिए, बिल्कुल बनता भी है एस्टैब्लिशमेंट। तो जनाब अगर आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत, अब तो बल्कि हुकूमत के साथ नहीं है बल्कि हुकूमत उनके बयानियों के ऊपर है, तो जब उनके साथ उनके बयानियों के ऊपर है तो इमरान खान साहब भी, तो फिर ये बात उनका कहीं जायज़ ही मालूम होती है कि वो आर्मी चीफ से ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोग जो हैं, आप हुकूमत समेत सब उनके बयानिए को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वाज़ह तौर पर सामने आ गया। अमल दरामद कौन नहीं करने दे रहा, हुकूमत खुद आगे कह रही होगी जी, वो भी अब चाह रहे हैं, रियासत भी चाह रही है, फलाने इदारा भी चाह रहा है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं। भाई अगर वो भी चाह रहा है तो फिर बात किससे बनती है? बात फिर उसी से बनती है ना, फिर आपसे बात करने का तो फायदा कोई नहीं है। फिर या तो फिर कहें कि हम तो देखें जी आर्मी चीफ को लिफ्ट नहीं करवा रहे, हम तो आर्मी चीफ की सुन ही नहीं रहे, लेकिन इमरान खान आर्मी चीफ को कह रहे हैं। ओ भाई, आप सारा कुछ उनके कहने के मुताबिक कर रहे हैं, सब कुछ जो वो कहते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, जिस जिस तरीके से अरेंजमेंट हुई हुई है सारी जो करते, और लेकिन अगर इमरान खान साहब की तरफ से कोई बात है कि नहीं फिर वो उनसे बात करना चाह रहे हैं जी, वो क्यों उनसे बात करना चाह रहे हैं? भाई ताकत जहाँ पे होती है, फैसले का इख्तियार जहाँ पे होता है, वहीं पे बात की जाती है, और जो आप कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी का देख लें, चंद साहब भी आज शामिल थे उसमें कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं मुशावरत के लिए टाइम मांगा। ये पीपल्स पार्टी इस वक्त बिल्कुल मजबूर है, अरेंजमेंट के तहत आई है। ये वो जो पीपल्स पार्टी थी ना कि हम बड़ी जमहूरियत के नॉर्म्स को ख्याल रखते हैं और हम जमहूरियत के वो जड़ों के ऊपर हैं और हम जमहूरियत, हमारी बुनियादी वो जमहूरियत, वो किसी ज़माने में बातें थी। ये अरेंजमेंट के तहत फॉर्म 45, 47 के तहत आने वाली हुकूमत जो है उनके साथ पीपल्स पार्टी फिर जिस तरीके से आईनी ओहदे लिए हैं, इनको इनकी मर्जी का ओहदा ऐसे नहीं दे दिया गया। तो वो जिन्होंने ओहदा दिया है वो अपनी मर्जी करवाएंगे, पीपल्स पार्टी उसके ऊपर नहीं बोल सकती, कभी भी नहीं बोल सकती। ये वैसे ही आगे से शुरुआत छोड़ी हुई थी कि वो फलाना कह रहा है कि नहीं 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 वो फर्जुल्ला बाबर साहब कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो पाबंदी लगने का तो होना नहीं चाहिए, सवारी पैदा नहीं होना चाहिए। तो जनाब असल पीपल्स पार्टी अगर होती ना तो वो एएनपी वाला स्टांस लेती। वो एएनपी जिसकी जो सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई के आने की वजह से जिस पार्टी को हुआ वो एएनपी है। केपी में 2-3 टर्म्स ऐसी हो गई हैं कि उनकी हुकूमत नहीं आ रही, हुकूमत तो क्या नहीं आ रही, अपोजिशन भी नहीं आ रही, यानी 2/3 मेजोरिटी पीटीआई ले जाती है। उस पार्टी ने, एएनपी ने, जो सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ पीटीआई के आने का, उसने आगे कहा कि नहीं 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 किसी पार्टी पे पाबंदी लेनी चाहिए। ये होता है उसूल, ये होता है कि जनाब अपने नुकसान के बावजूद उनके हक में वोट डालना। आप किस तरीके से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, बड़े बड़े उहदे लिए हुए हैं, मर्जी से अरेंजमेंट करवाई हुई है, सारा कुछ मर्जी से हुआ हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता। अबूरी अच्छा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जनाब अबूरी रिलीफ का कोई चांस नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक डिटेल फैसला नहीं आता तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी एक किस्म का, अगर कादी साहब कुछ कर सकते थे यहाँ पे भी। और दूसरा, जब तक डिटेल फैसला नहीं आता उसमें रीज़न लिखी जाएंगी तो उसमें कुछ नज़र आएगा ना कि उसके ऊपर नजर सानी या रिव्यू होगी उसके ऊपर, तो वो उसके अंदर रीज़न नहीं होगी जब डिटेल फैसले का, तो वो ज़ाहिर है। और अब मंसूर अली शाह साहब का वाज़ह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो खुद फैसले बाद में आने वाले उसमें करेंगे, और जो अक्टूबर वाला जो मंजन है वो इन्होंने काफ़ी बेच लिया है। और 11 अक्टूबर का मैंने आपको बता दिया है, और आजम काजी साहब और आजम नज़ीर तारड़ साहब, मैंने जैसा पहले बताया कि कुछ कर नहीं सके। फैसलवाड़ा साहब भी हो गए हैं, स्पीकर ऑफिस। हाँ, अब स्पीकर ऑफिस की तरफ आते हैं ज़रा। स्पीकर ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ने तो खैर एक बहुत बड़ा ड्रामा किया है कि हम अमल दरामद करेंगे, लेकिन हमें बताया जाए बढ़ने का वो है फलाना, और इन्होंने तो एफिडेविट नहीं दिया था 39 ने, 41 ने कुछ प्रैक्टिकली लिख के नहीं दिया था आरओ को फलाना, वो तो ना करने के बहाने हैं बिल्कुल। लेकिन स्पीकर ऑफिस का जो है अभी
अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं या ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि स्पीकर आप देखेगा, इनसे पहले अगर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल फैसल वाडा साहब के पेशन गोई के मुताबिक अगर स्पीकर जो है वो रोक लेता है इन नॉमिनेशन पे, तो फिर वही वाला काम होगा कि 6 महीने पहले फैसल वाडा साहब ने जनवरी में फैसला जो आया था, काजी साहब ने किया था 13 जनवरी को कि इंतखाबी निशान नहीं, 6 महीने पहले उन्होंने बता दिया था कि ये होने जा रहा है, इनको इंतखाबी निशान भी नहीं मिलेगा, और वही हुआ। तो फिर उनको कैसे पता था पहले से? क्या जजेस और सारे वो एक पेज पे थे कि फैसला इस तरह का हमने देना है? अब अगर स्पीकर साहब ये करते हैं, तो अब फैसल वाडा साहब को पहले कैसे पता है कि स्पीकर साहब नहीं देंगे? अगर ऐसा ही होता है, स्पीकर साहब रोक लेते हैं, फैसल वाडा साहब को कैसे पता है? इसका मतलब ये अरेंजमेंट है, ये डील हो चुकी है कि स्पीकर साहब ये करेंगे, ये बात हो चुकी है, सुबह बन चुका है। तो जनाब, ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।